हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की आज हम चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 100 दिन का क्रैश कोर्स है। इसमें मैंने आपको प्रबंधन, कंप्यूटर और विज्ञान की वीडियोस करवाए हैं और आज हम इंग्लिश के करेंगे। इंग्लिश की मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं वो ट्रिक द्वारा बनाए हैं, क्योंकि समय कम है और आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि आपको तुरंत माइंड में पिक करे और आप एग्ज़ाम हॉल में अपना आंसर जो है सही टिक करके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे इंग्लिश जो स्टार्ट होती है वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होती है। इंग्लिश को अगर हमें समझना है, स्टार्टिंग से मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ताकि जो न्यू है और जो जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो उनको समझ में आता रहे कि हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करवा रही हूँ। स्टार्टिंग से कर करके हम हाई लेवल पर जाएंगे। तो को इंग्लिश जो है स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से, तो हम अल्फ़ाबेट से ही स्टार्टिंग करने वाले हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला। जिन ध्वनि संकेतों के खंड ना हो सके उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे कि ए हुआ या बी हुआ या सी हुआ या डी हुआ, इनका खंड नहीं हो सकता, तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो जिनका खंड नहीं हो सकता है वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है वो वर्णमाला या अल्फ़ाबेट कहलाता है। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, ये हम सभी को पता है। ए से जेड तक जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं और इनमें 26 वर्ण होते हैं। ये हमारा एक बेसिक जो नॉलेज है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जैसा वो भी आपको मैं आगे बताती जाऊँगी, बस आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। अब दूसरा है वर्ड। अभी हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ड। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अल्फ़ाबेट एक अक्षर हो गया। अब एक या एक से ज़्यादा अक्षरों से जब कोई शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है? इंग्लिश में वर्ड कहलाता है। अर्थ के आधार पर दो वर्ड होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक मतलब मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्दों से अर्थ प्रकट होता है, अर्थात जिनसे किसी अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे कि हम देखें, किसी ए सी प्लस ए प्लस टी कैट, डी प्लस ओ जी डॉग, जी ओ डी गॉड, आर ए टी रैट। तो ये जो वर्ड है ये मीनिंगफुल वर्ड है। अब अगर हम बात करें मीनिंगलेस की, तो जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है फिर भी ये एक से अधिक शब्दों से बनते हैं। जैसे कि ए प्लस टी प्लस सी, ओ प्लस जी प्लस डी, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, एक मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। तीसरा है स्वर्ण किसे बोलते हैं? और स्वर्ण मतलब स्वर किसे बोलते हैं? तो स्वर मतलब इंग्लिश में बोला जाता है वॉवेल। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जो व्यंजन होते हैं या कंसोनेंट होते हैं, उनके लिए ये दो अक्षरों से मिलकर ही बनते हैं, जबकि स्वर होते हैं वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये होते हैं स्वर। ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं। चौथा होता है कंसोनेंट मतलब व्यंजन होते हैं। तो अंग्रेजी जो वर्णमाला है 26 अक्षरों की, उनमें से अगर हम स्वर को हटा दें, ए ई आई ओ यू को, तो बाकी बचे जितने भी वर्ण होते हैं 21 वर्ण बचते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट या व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला आ रहा है हमारा सेंटेंस। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, मीनिंगफुल मीनिंगलेस वर्ड क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? अब यहाँ से ना आपको लिए क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। देखिए, बहुत सरल तरीके से आप समझते जाएंगे ना तो आपको इंग्लिश भी बहुत सरल लगने लगेगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने एकदम से बहुत ज़्यादा हाई टाइप से नहीं दिया है कि ताकि आपको एकदम से प्रेशर ना लगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अध्यापन के अलावा कंपटीशन की, तो आपको यहाँ से आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना भी इंग्लिश का कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं उन सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है। तो अगला है सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल मतलब सरल वाक्य होते हैं, या वह वाक्य होता है जिसमें एक फिनाइट मतलब होता है फिर निश्चित वर्ब, एक निश्चित वर्ब होती है। जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाता हूँ।
सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है, एक ही निश्चित वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस का एक ही फंडा है कि यहाँ पे जो वर्ब होती है वो एक ही होती है। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आई गो, आई ईट, आई कम, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ही वर्ब का यूज़ हो रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं, खाना, सोना, चलना, पढ़ना, रोना, हंसना, ये लिखना, ये सभी चीज़ जो आती है ना, ये वर्ब में आती है। और जहाँ पर एक वर्ब होती है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: एडजेक्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये इसको पहला जो होता है वो होता है विधि सूचक, मतलब एक नियम पूर्वक कोई काम की सूचना देता है। आदेशात्मक, इसमें हम आदेश देते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंटेरोगेटिव आता है। विस्मय सूचक मतलब एक्सक्लेमेटरी, मतलब जैसे कि हम कोई अचानक से एकदम से वाओ ये बहुत अच्छा मौसम है, ऑफ ये तो बहुत गलत हुआ, तो मतलब एकदम से कोई चीज़ होती आश्चर्यजनक बोलें तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव विधि सूचक वाक्य। तो ये एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें किसी प्रकार की सूचना होती है। यह पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ से आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, एडजेक्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस है। तो सबसे पहले आई लर्न माई लेसन नाउ। अब आपसे पूछें आई लर्न माई लेसन नाउ, ये कौन सा है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। इंटरोगेटिव मतलब इसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कोई आपको सूचना मिल रही है या आप कोई आदेश दे रहे हो। तो ना तो इसमें आप आदेश दे रहे हो ना ये क्वेश्चनवाचक है, तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा। एफर्मेटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एफर्मेटिव मतलब जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, ये हो गया आपका एफर्मेटिव। अगर मैं बोलूँ मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो जब भी नकारात्मक और सकारात्मक 2 प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो पहला होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एफर्मेटिव को ही पॉजिटिव बोला जाता है। तो आई लर्न माई लेसन नाउ, मैं अपना लेसन अभी याद करता हूँ, मैं मेरा लेसन याद करता हूँ। तो ये इसमें कोई नेगेटिव नॉट नहीं है, नेगेटिव का कोई बोध नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। दूसरा आ रहा है आई डू नॉट लर्न माई लेसन नाउ, मैं अभी अपना लेसन याद नहीं करता हूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। एसर्टिव भी सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पॉजिटिव जो आपको सकारात्मक बताता है और एक नेगेटिव जो आपको नकारात्मक सूचना देता है। इस प्रकार से हमने अभी पहला वाला पढ़ा, एसर्टिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्रेंड्स, ये पटवारी भर्ती के मेरे नोट्स हैं, इनकी प्राइस 2199 रुपये है। और आप देख सकते हैं ये इस प्रकार की बुकलेट आपको पूरी मिलेंगी, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये इस बुकलेट से पढ़ा रही हूँ। इस बुक में ऐसे ही लगभग 200 से 300 ट्रिक आपको दी गई हैं, और पूरे का पूरा जितना भी इंग्लिश कॉम्पिटिशन इंग्लिश जो कि व्यापम के एग्ज़ाम में आता है वो सब यहाँ पे कवर किया गया है। साथ में ये सामान्य ज्ञान की बुकलेट मिलेगी, सामान्य विज्ञान की मिलेगी, प्रबंधन की मिलेगी, ये पूरा जितनी भी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, बजट है, ये पूरी आपको जानकारी मिलेगी। कंप्यूटर की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, व्यापम की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की मिलेगी, गणित तर्क शक्ति की मिलेगी। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। साथ में इनके आपको एक व्हाट्सअप का पेड ग्रुप भी दिया जाएगा, जहाँ पर आपको उसकी तैयारी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे, तर्क शक्ति के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम तक आपकी वहाँ पे इसकी तैयारी कराई जाएगी, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में भावात्मक मतलब या सकारात्मक या स्वीकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। राम इज़ गोइंग टू हिज हाउस, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। राम घर की तरफ राम उसके घर की ओर जा रहा है और मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। तो ये एक सूचना, जो भी सूचना देते हैं आपको लगे कि ये सूचना प्रदान हो रही है, तो वहाँ पे एडजेक्टिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। राम इज़ नॉट गोइंग टू हिज हाउस, राम उसके घर की ओर नहीं जा रहा है। आई नेवर टेल अ लाई,
मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नॉट की फीलिंग आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, नकारात्मक। इनमें पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस एडजेक्टिव है, कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है, तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। एडजेक्टिव वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो जहाँ पे आदेश का भाव व्यक्त होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि आदेश है। देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक, मतलब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो वो होता है आदेशात्मक। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, विनय, प्रार्थना, सलाह, निषेध आदि का ज्ञान होता है। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, इसमें आप आदेश तो दे मतलब बोल रहे हो, किसी से प्रार्थना कर रहे हो। इम्पेरेटिव का यहाँ ओनली प्रार्थना से नहीं आ रहा है, यहाँ मतलब ओनली आदेश से नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप किसी से कोई रिक्वेस्ट भी कर रहे हो ना, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, प्रार्थना कर रहे हैं। काइंडली डू माई वर्क, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। फ्रेंड गिव अप स्मोकिंग, प्लीज़ आप किसी को परामर्श दे रहे हो कि आप स्मोकिंग करना छोड़ दो। मार्च फॉरवर्ड, इसमें आगे की ओर बढ़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम चाइल्ड, अपना समय व्यर्थ मत करो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो किस में आते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। यहाँ ऑर्डर से मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रिक्टली किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर से मतलब है कि आप किसी को प्रार्थना भी कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ सजेस्ट भी कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ ना करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो वो सभी क्या आ जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। इनमें भी लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम प्रश्नवाचक। आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिक तो ये है कि इसके लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बना होता है। क्वेश्चन मार्क से ही आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू बॉय, क्या तुम लड़के हो। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी तुम क्या कर रहे हो। इज सी नॉट क्लेवर, क्या वह चतुर नहीं है। हाउ आर यू नाउ, अभी तुम कैसे हो। वाई इज ईयर, यहाँ कैसे आना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आए या WH वर्ड वाला क्वेश्चन आए। WH जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कि हु, व्हाट, वाई, विच, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो वो तो होगा ही। इसके अलावा अगर हेल्पिंग वर्ब जो है आगे लगी हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस हो जाएगा। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि वे वाक्य जिनमें सबसे पहले वर्ब आती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल 136 बोले हैं, सबसे पहले वर्ब आती है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है। तो ये जो, और यहाँ पे क्या आ रहा है, विल आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। विल सेल हेल्पिंग वर्ब है। डू डज हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज, हैव है, हैड है, और तो ये हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आ जाती हैं तो भी जो होता है प्रश्नवाचक होता है। तो वो ये बता रहे हैं कि दो प्रकार की दो तरह से प्रश्नवाचक बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया आगे आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो आगे आ जाते हैं। जैसे कि इसमें व्हाट आया है, इसमें हाउ आया है, इसमें वाई आया है, तो ये आ जाते हैं तो होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। वे वाक्य जिनमें सबसे पहली क्रिया आती है, और वे वाक्य जिनका आरंभ किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे कि WHO, हाउ, वाई, वैन, वर, विच आदि से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं। तो ये आपको पहचान करने अगर आता है प्रश्नवाचक की, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है विस्मय आदि बोधक या विस्मय सूचक, आश्चर्यजनक। इसमें हर्ष, विषाद, विषाद मतलब दुख, अनुमोदन आदि हृदय की जो एकदम से तीव्र घटनाएं जो होती हैं वो इसमें प्रकट होती हैं। हाउ कोल्ड नाइट, नाइट इज, इस रात में कितना सर्दी है। वाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी सुंदर बारिश है। हाउ फुलिश यू आर, वाट अ सेम। तो मतलब इस प्रकार, और ये चिन्ह होता है, ये इन सेंटेंस के लास्ट में आता है जिससे आप पहचान कर सकते हैं। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्रिया भी छुपी होती है। उदाहरण 5 में ये देखो, क्या क्या मतलब किस प्रकार से काम है ये, व्हाट अ सेम। तो इस प्रकार से क्रिया भी छुपी हुई होती है।
और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये इसका प्रयोग होता है। ये जो चिन्ह होता है इसको आप विस्मय आदि सूचक चिन्ह भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग इस सेंटेंसेस में होता है जिससे आप पहचान कर सकते हैं। अब हम देखें कि स्टिक 7 में देखें कि प्रत्येक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में मतलब एक तो उसका उद्देश्य होता है और एक होता है कि उसके बारे में क्या कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्रेडिकेट क्या है, तो मतलब उद्देश्य क्या है या किसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो वो इसमें विधेय मतलब होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 इसके भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, तो वाक्य का वह भाग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जैसे कि राम गोज़ टू मार्केट, मोहन इज़ डूइंग हिज वर्क, ये सभी जो आ रहे हैं सब्जेक्ट, ये हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट। दूसरा जो पूरा का पूरा जो भाग होता है प्रेडिकेट, वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के विषय में कुछ बताता है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। उद्देश्य वो होता है जो बताता है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और विधेय मतलब प्रेडिकेट क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में बताता है, जैसे कि राम गोज़ टू मार्केट, यहाँ मार्केट इज़ डूइंग हिज वर्क, यू कैन नॉट डू इट वेरी लेट नाउ, तो यू कान डू इट। तो ये सभी जो आते हैं ये प्रेडिकेट में आ जाते हैं। तो आपको ध्यान, आपसे ये वाला जो सेंटेंस अगर मैं दे दूँ और आपसे पूछूँ कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप सब्जेक्ट कौन सा लगा देंगे, राम है। इसके बाद अपन आपसे पूछे प्रेडिकेट क्या है, तो वो मार्केट जाता है। हम सब राम के बारे में बता रहे हैं कि वह मार्केट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला है जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य में बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, अतः इम्पेरेटिव सेंटेंस में केवल विधेय ही मतलब प्रेडिकेट होता है। तो याद रखना है आपको, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा हुआ होता है। जैसे कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, कॉल द सर्वेंट को फ़ोन करो। इसमें सब्जेक्ट आपको नाम नहीं दिखेगा किसी का, लेकिन सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। तो इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल और केवल विधेय ही होता है। उपरोक्त वाक्यों जैसे ये है, तो इसमें आप किसी को आदेश दे रहे हो, तो जैसे कि अपन किसी को बोलते तो यू या तुम करके बात करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है जो कि यू होता है। जिस प्रकार वाक्य का विभाजन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में होता है, उसी प्रकार सब्जेक्ट का विभाजन भी क्वालिफायर, हेड वर्ड या मेन वर्ड में होता है। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, अ बॉय वेंट, एन ऑक्स डाइड, द सन इज़ राइजिंग, माई सिस्टर इज़ रीडिंग। तो उपरोक्त वाक्यों को देखो, जैसे कि ए है तो ए यहाँ पे क्वालिफायर हो जाएगा, हेड वर्ड जो हो जाएगा वो बॉय हो जाएगा और प्रेडिकेट मतलब वेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट में 2 शब्दों का प्रयोग होता है, तब पहले शब्द ए, एन, द, माय और सम को क्वालिफायर कहते हैं। जैसे कि जो शुरू के जो अक्षर होते हैं, जैसे कि ये जो उसको क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफायर होते हैं। हेड वर्ड जैसे जो मेन होता है झुंड में होता है, जैसे कि बॉय है, ऑक्स है यहाँ पर, तो ये बॉय है, ऑक्स है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे हेड वर्ड। और इनके बारे में जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट कही जा रही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज हमने नॉट ट्रिक पढ़ी। आगे की ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कल हम विज्ञान का एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। और अगर आपने आपका नंबर अभी तक मेरे पास सेव नहीं करवाया है तो सेव करवा दीजिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट सूचना मेरे स्टेटस के माध्यम से मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।